हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे जो आपकी कलाम की जो तृतीय श्रेणी है परीक्षा की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि बात कर रहे थे हम आपकी जो रीट मेंस की, किसकी, आपकी रीट मेंस की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है रीट मेंस की। वो इसका पहला टेस्ट कब होगा? आपका फर्स्ट टेस्ट होगा यानी कि आपका कल मतलब आपका 11 अगस्त को। ठीक है, यानी कब होगा आपका? कल आपका ये टेस्ट होगा 11 अगस्त को। ठीक है, कल आपको इसका पहला पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस पहले टेस्ट की बात कर रहे थे हम। पहले टेस्ट की जो आपकी बुकलेट्स है, पहले टेस्ट की क्या है आपकी जो बुकलेट्स है, यानी बुकलेट्स है, इन बुकलेट्स में जो आपका इसका पाठ्यक्रम दे रखा था, क्या दे रखा था आपने? पाठ्यक्रम दे रखा था, यानी कि जो आपका सिलेबस दे रखा था, उस सिलेबस की बात करें, उस सिलेबस को क्या कर रहे थे हम? एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उस सिलेबस को एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट टेस्ट में। देखो, साथ साथ आपका सिलेबस भी आपको याद हो जाना चाहिए। फर्स्ट टेस्ट में आप क्या आएगा? आपका जून करंट अफेयर्स। क्या आएगा आपका? जून करंट अफेयर्स। तो जून करंट अफेयर्स की बात करें तो पूरी बुकलेट आपको कंप्लीट करवा दी गई है। पूरी बुकलेट आपको कंप्लीट करवा दी गई है। ठीक है, वो भी किसके माध्यम से? आपके एमसीक्यू के माध्यम से। यानी जितनी भी योजनाएं थी, जितने भी आपके पुरस्कार थे, जितने भी आपके खेल थे, और जितने भी आपके जो योजनाएं, जो आपके मुद्दे थे, घटनाएं थी, वो भी आपको यहाँ पर करवाने दिए गए। साथ साथ आपके घटनाएं, इसके साथ साथ आपके जो सूचकांक थे, तो सूचकांक भी आपको करवा दिए गए। ठीक है, यानी जून के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बन सकते थे, जो कलाम की बुकलेट है, जो कलाम की बुकलेट को फटा है, तो कलाम की बुकलेट के सारे टॉपिक आपको एमसीक्यू के माध्यम से करवा देंगे। एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करवा देंगे। ज़्यादा क्लासें भी नहीं है आपकी, 4 क्लासों में, मात्र 4 क्लासों में, वो भी आपकी 30-30 मिनट की, यानी कि 2 घंटे के अंदर। ठीक है, 2 घंटे के अंदर आपको पूरा करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि सभी के सभी कूट के क्वेश्चन। क्यों है कूट के क्वेश्चन? इसलिए बनाए गए थे कि आप वैसे भी आजकल आपके कूट के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सीधे कोई भी योजना है उसके बारे में विभिन्न तरीके से पूछा जा रहा है, यानी उस योजना के विभिन्न कथन पूछे जा रहे हैं। तो उसी आधार पर आपके क्वेश्चन बनाए गए थे ताकि आपको पूरा रिविजन हो सके। तो इस यानी आपके 2 घंटे के अंदर पूरा टॉपिक, यानी पूरा जो करंट अफेयर्स है उनका, वो कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पूरे वहीं पर मिलेगा। प्रूफ चाहिए तो मैं कल जो आपका टेस्ट होगा उस टेस्ट में आपको प्रूफ भी बता दूंगा। दूसरा टॉपिक आएगा इसमें। दूसरा आपके सिलेबस की बात करें तो आपके राजस्थान की भाषा में बोलियाँ। दूसरा इस टेस्ट में आएगा आपका राजस्थान की भाषा व बोलियाँ। तो राजस्थान की भाषा में बोलियाँ हमने कल ही पढ़ा था बहुत ही शानदार तरीके से। कल आपकी क्लास होनी थी राजस्थान की भाषा में बोलियों की, एक आपकी एमसीक्यू क्लास आपकी कल बना दी गई। लगभग आपकी 102 क्वेश्चन किए गए। कितने? 102 एमसीक्यू के माध्यम से पूरा टॉपिक कवर करवाया गया। चाहे पश्चिमी राजस्थान की बोलियाँ हो, चाहे पूर्वी राजस्थान की बोलियाँ हो, पश्चिमी राजस्थान की चाहे मारवाड़ी की उपबोलियाँ हो वो भी करवा दी गई है, चाहे मेवाड़ी की उपबोली हो, चाहे धावड़ी, मेवाड़ी की उपबोली जो उदयपुर में बोली जाती है धावड़ी है, चाहे ढूंढाड़ की उपबोली हो, चाहे हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाए, चाहे आपके मालवा प्रदेश यानी आपके एमपी से जुड़े हुए क्षेत्रों में बोली जाती है, चाहे मेवात क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, चाहे उत्तर में ले हम हनुमानगढ़ गंगानगर में जहाँ पर बागड़ी बोली जाती है, वहीं हम दक्षिण में जाए, दक्षिण में कौन सी आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी बोली जाती है। ठीक है, तो हर तरीके की भाषाएं, जितनी भाषाएं थी वो सब हमने पढ़ी है। बहुत ही उपबोलियाँ भी उनके साथ साथ पढ़ी है। ठीक है, जैसे ढूंढाड़ी के आसपास की वो बोलियाँ, जैसे आपकी तोरावटी है। ठीक है, तोरावटी बोली किसकी? आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है। वही आपकी शेखावटी आ जाए तो शेखावटी किसकी उपबोली? आपकी मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, इस प्रकार से सभी का विभेदन भी कहता है, यानी वर्गीकरण भी इस प्रकार से कहता है कि आपको आसानी से और आसानी भाषा में आपको समझ में आ सके और अच्छे से विश्लेषण किया जा सके। और प्लेट शेयर के जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सब आपको इस टॉपिक के अंदर करवाए गए। इसकी पीडीएफ भी आपकी टेलीग्राम पर डाली हुई है, या आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। वहाँ पर इसकी पीडीएफ यानी अपनी जो भी क्लास होती है उसकी सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती है। तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके सभी क्वेश्चन पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। व्याख्या भी उनके साथ साथ की हुई है, तो व्याख्या सहित आपकी पीडीएफ वहाँ पर मिलती है। तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो आपका आकलन है या अपना परीक्षा का पाठ्यक्रम उसको और बेहतरीन बना सकते हैं एमसीक्यू के माध्यम से। फिर एक बुकलेट आपकी ये है जो आपकी टेस्ट की जाएगी। तो इसमें हमने देखो राजस्थान के भूगोल की बात करें तो भौगोलिक स्वरूप बहुत ही अच्छे से पढ़ा था हमने। ठीक है, 41 जिलों के अनुसार, किसके जिलों के? जो 41 जिले, वर्तमान में 41 जिले, उनके अनुसार बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े थे। कितने संभाग वगैरह है, सीमाएं कितनी है, अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, भारतम सीमा पर कितने जिले हैं, कौन कितने राज्य सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले कौन से हैं, भारतम पूरे टोटल अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने हैं, उत्तर दक्षिण अक्षांश कितना है आपका, देशांतरीय विस्तार कितना है। तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा था। और इसके साथ साथ भौतिक विभाग पढ़े थे हमने। चारों भौतिक विभागों को अच्छे से बांटा था। चाहे अरावली ले लो, रेतीला प्रदेश ले लो, चाहे पूरी मैदान ले लो, चाहे हाड़ौती प्रदेश ले लो। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, मान सीमा वंश देख लो, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एमबीटी, तो वो भी बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ाया गया था। टॉपिक की बात करें तो टॉपिक भी हमने बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से पढ़ा था। मर्दा की बात करें तो मर्दा को हमने हर प्रकार से पढ़ा था। जैसे रंग और आकार के आधार पर 7 भागों में बांटा गया था।
कृषि विभाग ने मृदा को आपके 14 भागों में बांटा गया था, और आपके जो आपके आधुनिक वर्गीकरण है वो कितने भागों में बांटा गया, आपके 5 भागों में। तो इन सभी को आराम से पढ़ा था हमने, नदी बेसिन के आधार पर पढ़ा था, ठीक है, जलवायु के आधार पर पढ़ा था हमने, भौतिक प्रदेशों के आधार पर पढ़ा था। हर प्रकार से आपको याद करवाने की कोशिश की गई है, आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से एनालिसिस करवाया गया है। देखना हो तो आप देख सकते हो, देखने के बाद पता चलेगा, ठीक है। देखोगे तब पता चलेगा कि कंटेंट कितना महत्वपूर्ण है, किस हिसाब से करवाया गया है। जब आप देखोगे ना तभी पता चलेगा, और साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें वीडियो, ताकि इससे भी बेहतरीन कंटेंट आपको लिए उपलब्ध कराए। मेहनत तभी की जाती है जब आप अपना संपूर्ण उसमें देते हो, ठीक है। विश्वास पूरा करोगे तो मैं बता देता हूँ, आपकी जो 90% है ना, वो इतने अच्छे तरीके से तैयार करवा दूंगा यहाँ पर आपको, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से एमसीक्यू के माध्यम से। ऐसा भी नहीं होगा कि आपने एमसीक्यू नहीं की, लेकिन जितना मोटिवेशन हमें मिलेगा उतना ही आपके लिए कंटेंट बेहतर मिलता है। इसलिए शेयर भी जरूर किया करें अपने सभी दोस्तों को, साथ वालों को बताइए भी कि यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर देखो, राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान की बात करें तो हमने प्रत्येक चिन्ह आपके बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े थे। हमने 7 प्रत्येक चिन्ह आपके राजस्थान के सभी पढ़े थे। आपने कब अधिसूचित किया गया था, यानी कब घोषित किया गया था, कब अधिसूचित किया गया था, 7 चिन्हों को कब अपनाया गया था, ठीक है। राज्य पशु, मान लो वन्य जीव श्रेणी में और आपके पशुधन श्रेणी में, दोनों में पढ़ा था, जैसे आपके चिंकारा और ऊँट। राज्य पक्षी गोडाउन पढ़ा था, जैसे हमने राज्य पुष्प रोड़ा पढ़ा था, ठीक है। इस प्रकार से हमने सभी चीज़ें की थी, ठीक है। चाहे राज्य लोकगीत हो, ठीक है, चाहे आपका राज्य कवि हो, जैसे आपके सूर्यमल मिश्रण को राज्य कवि माना जाता है। इसके अलावा आपका चाहे राज्य नृत्य हो, जैसे घूमर आपका राज्य नृत्य है, उसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से पढ़ा था, ठीक है। बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से आपको करवाया गया, बहुत ही अच्छी क्लास आपकी। अनुसंधान केंद्र के क्वेश्चन बहुत ही शानदार, आपके जो 66 अनुसंधान केंद्र है, टोटल कितने आपके 66 अनुसंधान केंद्र। इन 66 अनुसंधान केंद्रों को जो 7-8 श्रेणियों में बांटा गया है, चाहे वानिकी ले लो, कृषि ले लो, चाहे उद्योग ले लो, चाहे आपके पशुधन श्रेणी ले लो, तो जिन जिन भागों में बांटा गया उन सभी को आधार मान के यहाँ पर आपको करवाया गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आपके एमसीक्यू जो करवाया गया है वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाए गए। कौन से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके वर्तमान में, चाहे आरपीसी हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, जाओ जुलाई में आपकी 17 एग्जाम में करवाई आपके अधीनस्थ बोर्ड ने, तो वहाँ से संबंधित जो टॉपिक थे वो भी आपको यहाँ पर करवाने को क्वेश्चन, यानी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके वर्तमान टाइप के आए वो आपको करवा देंगे, ठीक है। इन सभी की पीडीएफ मैंने पहले ही बताया आपको टेलीग्राम पर मिली डाली हुई है, क्लास हो चुकी है तो पूरी डाली हुई है, वहाँ पर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, पहले फिर क्लास ले लेना, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से हो सके। और टेस्ट के अनुसार आपका पूरा सिलेबस हो रहा है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि आपकी ऑनलाइन क्लासें हो रही है, पूरा सिलेबस वो भी एमसीक्यू के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर करेंगे। अब लास्ट टॉपिक बताता आपका, इस टेस्ट सीरीज की बात करें, यानी 11 टेस्ट की बात करें, 90 प्रश्नों की बात करें, तो 90 प्रश्नों की बात करें तो उसमें आपका लास्ट टॉपिक आपका ये आएगा, कौन सा आपका शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है, जिसमें आपकी अर्थक्षेत्र आएगा, आपका अभिप्रेरणा आएगा और बाल विकास आएगा। 3 टॉपिक है आपके, तो इन तीनों टॉपिकों को आज कर लेंगे हम, ठीक है। एक क्लास आप अभी करेंगे, एक क्लास हम शाम को करेंगे। शाम वाली में आपके बाल विकास आएगा और अधिगम की जो कठिनाई है वो आएगी। आज करेंगे हम आपके शैक्षिक मनोविज्ञान और आपकी अभिप्रेरणा। अभी लगभग 100 के समथिंग क्वेश्चन होंगे, तो वो सभी आपके क्वेश्चन, और सभी के सभी क्वेश्चन की बात करें तो सभी के सभी आप पे पीछे पूछे गए एग्जामों के, पीछे पूछे गए एग्जामों के, यानी परीक्षाओं के प्रश्न, ठीक है दोस्तों। ये अपना था पूरा सिलेबस फर्स्ट टेस्ट का, तो फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस भी करवाया और उसके आधार पर आपको भी सिलेबस का पता चल गया कि हमारा इन टॉपिकों के अपने सिलेबस है, ठीक है। इतना टॉपिक हम आपके फर्स्ट टेस्ट के अंदर आएंगे आपके 11 अगस्त को, यानी कल, और कल भी फिर आप पेपर का भी एनालिसिस करेंगे तो दोबारा आपका रिविजन हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि आपका रिविजन कितनी बार होगा, ठीक है। जरूर देखना, देखोगे तभी पता चलेगा भाई। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एनालिसिस देखने के बाद बताइए कैसा लगा, कैसा कमेंट कीजिए, ताकि उसमें और सुधार किया जाए। मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप लाइक करते हो, कमेंट बताते हो, तब तो आपके लिए मेहनत की जाती है, ठीक है। वरना फिर मेहनत क्यों करें, क्योंकि पता नहीं चलता ना कि मेहनत कर रहे हो, इतना मतलब टाइम दे रहे, कम से कम मैं भी आपके लिए कम से कम 8 घंटे पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। 8 घंटे की पढ़ाई सिर्फ आपके लिए करता हूँ कि ये कंटेंट आपको अच्छे से करवाया जाए, ठीक है। ऐसे नहीं करता कि उठा के ले आया, नहीं, पूरा कंटेंट देखता हूँ। 8 घंटे के अंदर आपके प्रीवियस ईयर के पेपर देखने पड़ते हैं, हर चीज़ देखना पड़ता है, पूरी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है, और पढ़ाई करने के बाद मैं आपके सामने वो क्लास प्रस्तुत करता हूँ। तो आप सब खुद देख सकते हो आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। तो इसलिए मोटिवेशन मिलना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कमेंट में जरूर बताएं और क्लास को लाइक भी जरूर करिए, ताकि पता चले कि जो हम आपको लिए कंटेंट बता रहे हैं, कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो आपके लिए कितना बेनिफिट साबित हो रही है, ठीक है। बाकी देखो, देखने वाले ऐसे कम भी देखने वाले हैं और बड़े बड़े चैनलों के पीछे भागने वाले हैं। टेलीग्राम पर भी बहुत से लोग इधर से उधर जाते हैं। इन चीज़ों से आपको ऊपर उठना है, ठीक है। सिलेक्शन यदि लेना है तो आप टेलीग्राम वगैरह इनसे सभी से ऊपर उठना है, ठीक है। मेहनत करना है और आपको ये लगना है कि हमारे लिए लास्ट भर्ती है, तो आपको उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा, उसी में जो आपकी मेंटलिटी है उसी सोचना होगा, ठीक है। लाखों अभ्यर्थी टेलीग्राम पर फ्री के चक्कर में भागते रहते हैं,
और आपकी सीट होती है मात्र 7,000। तो देखो 7,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। उन 7,000 का सिलेक्शन तभी होगा जब आप एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ सेल्फ स्टडी पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज कंटिन्यू ज्वाइन करते हैं और टेस्ट सीरीज के अनुसार अपना आकलन करते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर भागने से, लास्ट टाइम पीडीएफ बनाने से, एक दूसरे के उधर पीडीएफ पहले के दिया हुआ पेपर, टिक लगा हुआ पेपर देख रहे हो तो वहाँ से सिलेक्शन नहीं होता है दोस्त। देखो रियल बात है, सच्चाई है और सच्चाई का आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत से देखे मैंने एग्जाम्पल देखे, फिर हमने लाइब्रेरी बैच में ये सब चीज़ें देखी है और हमें बताया जाता है। ठीक है, मैंने टेलीग्राम लास्ट टाइम 2024 के अंदर डाउनलोड किया था टेलीग्राम, और जब कलाम के चैनल से जुड़ने के लिए। आज में मेरे पास सिर्फ मेरे टेलीग्राम पर अपना एक चैनल है, ठीक है, और बाकी 2 कलाम के चैनल है और एक आपका अदर चैनल है। ठीक है, जो आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है वहाँ पर। ठीक है, इन 4 चैनलों के अलावा मैं आपके टेलीग्राम पर किसी भी चैनल पर नहीं जुड़ा हुआ हूँ। बाकी हमारी टीम है वो पता नहीं कितने चैनलों पर जुड़ी है, अपनी क्लास कहाँ पर भेजती है, मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, शिक्षा मनोविज्ञान से पहला क्वेश्चन आएगा आपका। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो रूपरेखा की बात करें तो रूपरेखा की सबसे पहले बता देता हूँ मैं। शिक्षा मनोविज्ञान से आपका 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म आता है, 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म आता है। चाहे इसकी परिभाषा आ जाएगी, एक तो क्या पूछी जाएगी, आपकी परिभाषा पूछी जाएगी, या आपके इसके विभिन्न सिद्धांत पूछ लिए जाएंगे, सिद्धांत पूछ लिए जाएंगे, या एक इसकी विशेषताएं पूछी जाती है, यानी विशेषता यानी प्रकृति भी पूछी जाती है, विशेषताएं या प्रकृति। तो 3 टाइप के, 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, और आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे। अभी देख लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आप अच्छे से समझ जाओगे कौन सी एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, पहला क्वेश्चन आपका शिक्षा शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास की प्रक्रिया कथन है। देखो सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था कि परिभाषा ही आती है ज़्यादातर शिक्षा मनोविज्ञान से, इसके बाद सिद्धांत आता है, फिर इसकी विशेषता के अनुसार पूछा जाता है। तो देखो शिक्षा शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया कथन किसका है, प्लेटो का है, पेस्टोलॉजी का है, रेमंड का है, ट्रो का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लेटो का है। किसका, आपका प्लेटो का है, ये खत्म है। ठीक है, शिक्षा की बात करते हैं सबसे पहले। तो शिक्षा की बात करूँ मैं, सबसे पहले किसकी बात करूं मैं, शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसके, तो शिक्षा की बात करें तो ये अंग्रेजी शब्द की बात करें, अंग्रेजी शब्द कौन सा आपका, एजुकेशन। कौन सा आपका, एजुकेशन है आपका, एजुकेशन है आपका। इस एजुकेशन का क्या आपका हिंदी रूपांतरण है, क्या आपका हिंदी रूपांतरण है। और इस एजुकेशन है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आपकी उत्पत्ति की बात करें सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति हुई है आपकी लैटिन भाषा की। ठीक है, लैटिन भाषा की कौन से शब्द से हुई है, लैटिन भाषा की कौन से शब्द से हुई है सर, तो लैटिन भाषा के शब्द की बात करें हम तो लैटिन भाषा की आपकी एडुकेयर से, किससे हुई है, आपकी एडुकेयर से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, शिक्षा की। ठीक है, सबसे पहले मैं शिक्षा के बारे में बता रहा हूँ, एडुकेयर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है भाई, इसका अर्थ होता है आपका पोषित करना। क्या होता है आपका, पोषित करना, विकसित करना हो सकता है आपका पोषित करना, या क्या होता है आपका विकसित करना, क्या होता है आपका विकसित करना, या आपको दिखने को मिल सकता है आपका अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। जो आपके अंतर्निहित शक्तियां हैं इसको बाहर निकालना, ये भी आपका एडुकेयर का अर्थ होता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था शिक्षा शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया, ये किसने दिया था, आपका प्लेटो ने दिया था। लेकिन सबसे पहले कथन तो दिया था, लेकिन इससे पहले हमने शिक्षा के बारे में जाना कि शिक्षा क्या होता है। शिक्षा देखो, शिक्षा आपका अंग्रेजी शब्द एडुकेशन है, इसका क्या आपका हिंदी रूपांतरण है। जिसकी एडुकेशन है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, आपकी लैटिन भाषा की एडुकेयर से होती है। किससे होती है, आपकी लैटिन भाषा की एडुकेयर से। याद हुआ को नहीं हुआ, इसका अर्थ है आपका पोषित करना। अर्थ क्या है आपका, पोषित करना या विकसित करना। ठीक है, बाकी ऑप्शनों की बात करें तो देखो बाकी ऑप्शनों की परिभाषा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेमंड की बात करें, रेमंड की बात करें तो रेमंड ने बोला था शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। देखो परिभाषा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है, शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है, की ओर प्रगति करता है। तो यहाँ पर याद कर लेना कि बचपन से प्रौढ़ता की ओर प्रगति कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, बचपन से प्रौढ़ता की ओर गति कौन करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका रेमंड। क्या हो जाएगा आपका, रेमंड, कि बचपन से प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। ये परिभाषा किसने दी थी, आपकी रेमंड ने दी थी। वहीं आपकी देखो आपकी ट्रो है, इनकी परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी जाती है। ट्रो की परिभाषा की बात करते हैं, ट्रो ने क्या बोलता है, शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा नियंत्रित
नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की प्रक्रिया, मानव विकास की प्रक्रिया, मानव विकास की प्रक्रिया। ये परिभाषा किसने दी थी आपकी? टो ने दी थी। किसने दी थी आपकी? टो ने दी थी। ठीक है, रेमंड की परिभाषा हमने देख ली। एक बची आपकी पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने बोला कि आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित और प्रगतिशील विकास है। पेस्टोलॉजी ने क्या बोला? पेस्टोलॉजी ने बोला कि जो शिक्षा है ना, शिक्षा जो आंतरिक शक्तियां, आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित और प्रगतिशील विकास है। प्रगतिशील विकास। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला दोस्तों? यहाँ पर देखो हमें देखने को मिला, पहला क्वेश्चन था आपका शिक्षा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया, ये परिभाषा दी थी आपकी प्लेटो ने। वहीं बात करें हम शिक्षा की उत्पत्ति होती है आपकी एडुकेशन। एडुकेशन की जो शब्द आपका, इसका हिंदी रूपांतरण से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई। और एडुकेशन की बात करें, एडुकेशन की उत्पत्ति होती है आपकी लैटिन भाषा से। किसी हुई आपकी? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा का एक शब्द है कौन सा आपका? एडुकेयर, और जिसका अर्थ होता है आपका पोषित करना। क्या होता है आपका? पोषित करना या आपका विकसित करना, पोषित करना या विकसित करना। ठीक है, वही बात करें आपके अन्य वैज्ञानिकों की। रेमंड ने बोला था कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। वही हम बात करें पेस्टोलॉजी बोला कि शिक्षा विज्ञान वह है जो आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित व प्रगतिशील विकास है। स्वाभाविक, समन्वित, प्रगतिशील विकास है, पेस्टोलॉजी ने बोला था। वही ट्रो की बात करें तो शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की प्रक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था? रुडोल्फ गोएकली, मार्को मारुलिक, थॉमस रीड या डेकार्ते? तो ये किया गया था आपका रुडोल्फ गोएकली द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? कब की बात करें तो कब की बात आई थी? 1590 में। कब? 1590 ईस्वी में। ठीक है, ये पूछे कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपके रुडोल्फ गोएकली ने। कब किया था? आपका 1590 ईस्वी में। वही बात करें जो साइकोलॉजी शब्द है, ठीक है, इस साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है? वो ही आपके साइकोलॉजिया से। किससे हुई है भाई? साइकोलॉजिया से। ये पूछा जाए कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो साइकोलॉजिया से हुई है। साइकोलॉजिया शब्द सबसे पहले किसने दिया था? साइकोलॉजिया शब्द सबसे पहले आपके 1506 ईस्वी में, 1506 ईस्वी में किसने दिया था? आपकी मार्को मारुलिक ने। किसने दिया था भाई? मार्को मारुलिक ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो चीजें आपको सीखने को मिली है कि पहले तो पूछा जाए आपकी साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, यानी सर्वप्रथम नाम किसने के द्वारा किया गया? तो रुडोल्फ गोएकली द्वारा। किसके द्वारा? रुडोल्फ गोएकली द्वारा, जो आपके जर्मनी के दार्शनिक वैज्ञानिक थे। कहाँ के? जर्मन के दार्शनिक वैज्ञानिक। वही बात करें जो आपकी साइकोलॉजी शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है आपकी साइकोलॉजी से। और साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपके 1506 ईस्वी में मार्को मारुलिक ने। किसने किया था? आपके मार्को मारुलिक ने। और साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? आपके रुडोल्फ गोएकली ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, दोनों चीजें आप यहाँ पर समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले मनोविज्ञान है। आत्मा का जो विज्ञान कहने वाले मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ऐसा नाम आना चाहिए था यहाँ पर, मनोवैज्ञानिक। इतनी बड़ी संस्था होने के बाद कल भी हमने देखा था भाषा और साहित्य में बागड़ी और वागड़ी उनको एक जगह ऐसे मिक्स कर रखा था कि पता नहीं कंफ्यूज कितना हो रहा है इनको, कम से कम प्रिंट से निकालना चाहिए। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले मनोविज्ञान है, तो कौन है आपके? देखो, मनोविज्ञान की बात करते हैं सबसे पहले तो मनोविज्ञान की जो अवस्था थी, अवस्था की बात करें तो कितनी अवस्थाएं आपकी? 4 अवस्थाएं। मनोविज्ञान को कितनी अवस्था में? 4 अवस्थाएं, यानी उत्पत्ति हुई है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति की अवस्था पूछे, ऐसे आपको क्वेश्चन आ जाए, मनोविज्ञान की उत्पत्ति की अवस्था कितनी है? तो कितनी अवस्था है आपकी? 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, चारों अवस्था में पहली अवस्था देखो आपका दे रखा है आपका आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान है, इसकी लगभग 16वीं शताब्दी के अंदर आया था। कब आया था आपका? 16वीं शताब्दी के अंदर। कब आया था दोस्तों? 16वीं शताब्दी के अंदर आया था। ठीक है, और इसके मनोवैज्ञानिक कौन है? लॉक है, अरस्तु है, वॉटसन है, शल्य। तो यहाँ पर देखो लॉक की बात करें तो लॉक तो कौन थे आपके? कौन थे भाई आपके? किस मनोविज्ञान से जुड़े हुए थे आपके लोग? बताओ। वॉटसन आपके व्यवहारवाद से। किसे? आपके चतुर्थ अवस्था से, व्यवहारवाद। और कौन से आपकी? चौथी अवस्था से, वही बात करें आपके शल्य, वो आपकी तृतीय अवस्था से जुड़े हुए थे। कौन से? आपकी
तृतीय अवस्था से, ठीक है। जो आपकी किसको मेथड देती है, आपकी चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, ठीक है। और वहीं आपकी बात करें लौह की, तो लौह किससे जुड़ी होती है, आपकी लोग थे आपकी द्वितीय अवस्था से संबंधित, किस संबंधित है दोस्तों, द्वितीय अवस्था से संबंधित है। और द्वितीय अवस्था कौन सी थी, आपकी आत्मा का विज्ञान, तो मन का विज्ञान, कौन सी आपकी मन का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो बच्चे कौन, अरस्तु, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु आ सकता है, प्लेटो आ सकता है, इसके साथ साथ कौन आ सकता है, आपका डेकार्ते आ सकता है। ये सभी किससे जुड़े हुए थे, आपकी आत्मा के विज्ञान से जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे, आत्मा के विज्ञान से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर देखो चारों अवस्थाएं बता दी मैंने, 4 अवस्था थी, चारों अवस्था कौन कौन सी थी। जो आपकी पहली अवस्था थी आत्मा का विज्ञान, पहली कौन सी थी आपकी आत्मा का विज्ञान, ठीक है, जिसके प्रतिपादक कौन है, आपके अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ते, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरी अवस्था थी आपकी मन या मस्तिष्क का विज्ञान, जिसके प्रतिपादक थे आपकी लोक थे, लोक के अलावा आपका लेबनीज, पोम्पोलॉजी, नोजी, थॉमस रीड आदि थे, ठीक है। वहीं बात करें हम तीसरी अवस्था थी आपकी चेतना का विज्ञान। और चेतना के विज्ञान की बात करें तो ये आपके जेम्स विलियम जेम्स आ सकता है, वुंट आ सकता है, टिचनर आ सकता है, जेम्स शेली आ सकता है, आपकी देखने को मिल सकता है। वही हम चौथी अवस्था की बात करें, चौथी अवस्था आपकी व्यवहारवाद, ठीक है। तो जिसके वाटसन है, जिसके जुड़े हुए आपके प्रतिपादक कौन है, आपके वाटसन है, ठीक है। व्यवहारवाद पर जो पहला प्रयास किया था वो किसने किया था, आपके विलियम मैकडूगल ने किया था। किसने किया था, आपके विलियम मैकडूगल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। वर्तमान बात करें तो वर्तमान कौन सी अवस्था चल रही है, आपकी चौथी अवस्था। कौन सी अवस्था चल रही है, आपकी चौथी अवस्था। तो चौथी अवस्था की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, मानव व्यवहार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो व्यवहार बात की बात करता हूँ मैं, सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान की बात करता हूँ। व्यवहार का विज्ञान, तो व्यवहार का विज्ञान की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले याद होना चाहिए कि व्यवहार का विज्ञान है कब आया था, लगभग 20वीं शताब्दी में आया था। कब आया था आपका, लगभग 20वीं शताब्दी में। याद कर लेना साथ साथ कि व्यवहार का विज्ञान कब आया, लगभग 20वीं शताब्दी के अंदर आया, ठीक है। इसे तो पहला प्रयास किया था इसने, आपके पहला प्रयास किया था इन्होंने, आपके विलियम मैकडूगल ने। किसने किया था दोस्तों, विलियम मैकडूगल ने। तो विलियम मैकडूगल ने आपका पहला प्रयास किया था। इनकी पुस्तक आई थी 1908 के अंदर, 1908 में इनकी पुस्तक आई थी, जिसका नाम, शीर्षक क्या था उस पुस्तक का, शीर्षक की बात करें उस पुस्तक का शीर्षक था आपका, याद कर लेना, आपका इंट्रोड्यूशन टू सोशल साइकोलॉजी। याद कर लेना, इसका शीर्षक था आपका 1908 के अंदर आई थी, ठीक है। और इनकी मैकडूगल की एक पुस्तक और थी, एक पुस्तक नाम याद कर लेना कौन सी थी, आपकी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। जिसमें इन्होंने मनोविज्ञान को एक विज्ञान है, ठीक है, माना है मनोविज्ञान एक विज्ञान है, ये माना कि इस पुस्तक में, इस पुस्तक में माना है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है। किसने, मैकडूगल ने। कौन सी में, आउटलाइन ऑफ पीस साइकोलॉजी में, ठीक है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। आत्मा का विज्ञान हमने अभी देखा, पहली अवस्था थी आत्मा का विज्ञान, और कौन थे इसके, आपके अरस्तु आ जाएगा। कौन आ जाएगा आपका, अरस्तु। वापिस रिवीजन कर लीजिए। मस्तिष्क की बात करें, मस्तिष्क आपकी कौन सी अवस्था थी, आपकी मस्तिष्क की बात करें दूसरी अवस्था। कौन सी अवस्था थी, आपकी दूसरी अवस्था। और इसके प्रतिपादक कौन थे, आपके विलियम जेम्स ले लेना, विलियम जेम्स वुंट भी आ सकता है। चेतना कौन सी हो जाएगी, आपकी चेतना हो जाएगी आपकी तृतीय अवस्था। कौन सी थी, आपकी तृतीय अवस्था। और इसके प्रतिपादक कौन थे, आपकी चेतना की अवस्था, लगभग 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच आई थी ये आपकी, जैसे मैंने लॉक, विलियम लॉक लेना, ठीक है, लॉक, वुंट नहीं। विलियम वुंट तो आपको चेतना क्या आएगा, वुंट, और विलियम जेम्स तो यहाँ पर आएंगे, विलियम जेम्स, ठीक है। तो यहाँ पर याद कर लेना, देखो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है, तो चेतना का तृतीय अवस्था किसने किया था, आपके विलियम वुंट आ जाएगा, आपका विलियम जेम्स आ जाएगा। मस्तिष्क आपकी दूसरी अवस्था है, आपकी मस्तिष्क 17वीं शताब्दी में आई थी, जिसमें जॉन लॉक आ सकता है, पंपोलॉजी आ सकता है, आपके कौन आ जाएगा, आपका पंपोनोजी। इसके साथ साथ कौन आ जाएगा, आपका थॉमस रीड। मस्तिष्क में थॉमस रीड भी आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। चेतना आपकी तृतीय अवस्था है, इसमें विलियम जेम्स और वुंट आ जाएंगे। मानव व्यवहार आपके व्यवहार से जुड़ा हुआ है, जिसका वर्तमान बात करें
जनक की बात करें तो जनक कौन है इसके? वाटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन है आपके? वाटसन, ये भी याद कर लेना साथ साथ। और आत्मा कौन सी हो जाएगी आपकी? अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है कथन किसने का है? मन का है, जेबी वाटसन का है, मैकडोगल का है, वुडवर्थ का है। तो राइट आंसर हो जाए आपका वुडवर्थ का। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पहली अवस्था कौन सी थी? पहली अवस्था थी आत्मा, ठीक है, फर्स्ट। फिर दूसरी अवस्था कौन सी है आपकी? मन, ठीक है, दूसरी अवस्था कौन सी है आपकी? मन। उसके बाद में क्या है आपका? तीसरी अवस्था चेतना। तीसरी अवस्था कौन सी है आपकी? चेतना। और चौथी कौन सी है आपकी? वर्तमानी। चौथी आपकी व्यवहारवाद, ठीक है, सभी हमने अभी पढ़ी है। फर्स्ट में आपकी आत्मा का देखो फिर से याद कर लेना। आत्मा की बात करें तो आपका प्लेटो या अरस्तु याद होना चाहिए। द्वितीय अवस्था की मन की बात करें, मन या मस्तिष्क की बात करें तो आपको लॉक याद होना चाहिए, ठीक है, विलियम। और आपकी पंपोलॉजी थॉमस रीड याद होना चाहिए मन के अंदर। दूसरे तीसरी अवस्था की बात करें जो आपकी चेतना की अवस्था से थी तो आपको विलियम जेम्स याद होना चाहिए, वुंट याद होना चाहिए, टिचनर याद होना चाहिए, जेम्स शेली याद होना चाहिए चेतना के अंदर, ठीक है। और चौथी अवस्था व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में 2 वैज्ञानिक याद होने चाहिए आपके, वाटसन और मैकडोगल। वाटसन और मैकडोगल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखो मन की बात करें, मन ने कौन सी परिभाषा दी थी? मन ने बोला था आपका आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। इन्होंने बोला था कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, ठीक है। वही बात करें आपकी जेबी वाटसन की बार बार पूछी जाती है आपकी कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ठीक है। ये 3-4 चीजें आपको याद होनी चाहिए। यानी तीनों परिभाषा में जो मैंने बताया वो आपकी पूछी गई है। मन की परिभाषा आपके रिलेटिव में पूछी गई है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। जेबी वाटसन की परिभाषा बार बार आपको देखने को मिलती है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। और कलाम की जो बुकलेट में जितनी परिभाषा दी गई है वो आपकी सभी एग्जाम में पूछी गई, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो आपका क्या दे रखा है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो सूची फर्स्ट में वैज्ञानिक दे रखे हैं और सूची सेकंड में उनके सिद्धांत से संबंधित दे रखे हैं। देखो जॉन डीवी की बात करें, सबसे पहले क्या करें हम? जॉन डीवी। तो जॉन डीवी आपकी किससे संबंधित है? आपकी कर्तव्यवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है आपकी? जॉन डीवी आपकी कर्तव्यवाद से संबंधित है, ठीक है। वही बात करें आपके फिर आपका टिचनर। तो टिचनर देख लो आपका तो संरचनावाद, क्या जाएगा आपका? संरचनावाद, ठीक है, संरचनावाद से संबंधित थे, ठीक है। विलियम वुंट भी आ सकता है इसके साथ साथ, विलियम वुंट भी याद कर लेना कि विलियम वुंट भी किससे संबंधित है? आपके संरचनावाद से संबंधित थे, ठीक है। इन्होंने चेतना के 3 तत्व बताए। चेतना के 3 तत्व बताए, अपनी चेतना के 3 तत्व बताए इन्होंने, ठीक है, पूछे जा सकते हैं आपके। वही बात करें आपके कोप्ता की, पूछे आपका कोप्ता आ सकता है, कॉलर आ सकता है। तो ये किससे संबंधित है? आपके गेस्टाल्ट से। किससे संबंधित है? आपके गेस्टाल्ट से। कोप्ता आ सकता है, कोप्ता के अलावा कौन आ सकता है? आपका कॉलर आ सकता है। कौन आ सकता है? कॉलर आ सकता है। और आपकी बात करें लास्ट टाइम गेस्टाल्ट अर्थ भी पूछा गया था, गेस्टाल्ट का अर्थ पूछा गया था लास्ट टाइम। तो अर्थ क्या होता है आपका गेस्टाल्ट का? व्यवस्थित समग्र। ये आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वह मैं सभी के साथ करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसके जो प्रवर्तक है, प्रवर्तक कौन थे आपके? जो गेस्टाल्ट है इसके प्रवर्तक कौन थे आपके? मैक्स वर्दीमर। प्रवर्तक की बात करें वो कौन थे आपके? मैक्स वर्दीमर। और ये आपके जो कॉलर और कोप्ता है वो क्या थे? आपके सह संस्थापक। कौन थे आपके? सह संस्थापक थे, ठीक है। वाटसन की बात करें तो व्यवहारवाद से संबंधित थे। किससे संबंधित है? आपके व्यवहारवाद से संबंधित थे, ठीक है। इन्होंने मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है। इन्होंने माना कि मनोविज्ञान है वो वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है। वाटसन ने क्या माना कि मनोविज्ञान है वो कैसी है आपकी? ये तो वस्तुनिष्ठ है, वह प्रयोगात्मक विज्ञान है। किसी आपकी? प्रयोगात्मक विज्ञान है। किसने माना? आपकी वाटसन ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो मिलान में आपका सी हो जाएगा, आपका CBAD। तो देखो CBAD कौन सी में आपका? CBAD। तो पहला देखो चौथा राइट आंसर हो जाएगा आपका। पहले में सी दे रखा है, बाकी में किसी में नहीं दे रखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बाकी हमने सभी को देख लिया, जॉन डीवी देख लिया हमने, ठीक है। कर्तव्यवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके जॉन डीवी
कर्तव्यवाद से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 7वां, किसने लीप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी? जेबी वाटसन ने, फ्रांसिस डाल्टन ने, विलियम वुंट ने, जेम्स ड्रेवर ने। तो ये स्थापना की थी आपकी संरचनावाद से संबंधित थे आपके, कौन थे आपके? विलियम वुंट। ऑप्शन नंबर 3। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विलियम वुंट आ सकता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में लीप्जिंग शहर, कौन सा आपका? लीप्जिंग शहर, लीप्जिंग शहर है। ठीक है, उसमें कौन सी करी थी आपकी प्रथम पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ठीक है, जर्मनी के अंदर लीप्जिंग विश्वविद्यालय यानी लीप्जिंग शहर में कब की थी आपकी? 1879 ईस्वी में। कब की थी? 1879 ईस्वी में की थी। ठीक है, वही बात करें, देखो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? सिद्धांत की बात करें या मनोविज्ञान का संप्रदाय की बात करें, कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए थे? ये थे आपके संरचनावाद से। किससे जुड़े हुए थे? आपके संरचनावाद से जुड़े हुए थे। वही बात करें इसके प्रवर्तक तो आपके विलियम वुंट है। इसके साथ साथ सहयोगी कौन थे आपके इस संरचनावाद में? सहयोगी कौन थे आपके? टिचनर। कौन थे दोस्तों? टिचनर इसके सहयोगी थे। ठीक है, इन्होंने चेतना के 3 तत्व बताए। चेतना के कितने तत्व बताए आपके? चेतना के 3 तत्व बताए। कौन कौन से बताए 3 तत्व आपके? संवेदन, भाव और प्रतिमा। संवेदन, भाव और प्रतिमा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है, कौन से मनोविज्ञान नहीं है? सबसे पहले तो देखो आपके जो मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद है, प्रकार्यवाद का जो प्रवर्तक है, प्रवर्तक कौन थे आपके? तो प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक थे आपके विलियम जेम्स। कौन थे आपके? विलियम जेम्स। प्रवर्तक तो विलियम जेम्स आ गए। जिनकी पुस्तक क्या थी? इनकी पुस्तक की बात करें, पुस्तक की बात करें तो क्या थी आपकी? बार बार पूछी जाती है आपकी एग्जाम के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ पी साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ पी साइकोलॉजी। यह पुस्तक बार बार आपको देखने को मिलती है आपकी विलियम जेम्स की पुस्तक आपकी, कौन सी आपकी? प्रिंसिपल ऑफ पी साइकोलॉजी। ठीक है, जो आपके प्रकार्यवाद के प्रवर्तक थे। किसके प्रवर्तक थे? आपके प्रकार्यवाद के प्रवर्तक थे। तो यहाँ पर देखो विलियम जेम्स और इनके साथी थे आपके जॉन डीवी और आपके एंजिल। कौन थे आपके? जॉन डीवी और एंजिल। टिचनर नहीं थे आपके, टिचनर प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं थे। टिचनर की बात करें आपकी संरचनावाद से संबंधित थे। किस संबंधित थे? आपके संरचनावाद से संबंधित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? 1879 में। कब की गई थी आपकी? 1879 ईस्वी के अंदर। ठीक है, कौन से शहर में? आपके लीप्जिंग शहर में। कौन से शहर में? आपके लीप्जिंग शहर में। और लीप्जिंग शहर कहाँ पर पड़ता है सर? जर्मनी के अंदर। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? जर्मनी के अंदर पड़ता है। और इसके प्रवर्तक कौन थे आपके? विलियम वुंट। कौन थे आपके? विलियम वुंट, जो किस सिद्धांत से जुड़े हुए थे या संप्रदाय से जुड़े हुए थे? जो आपके संरचनावाद से। किससे जुड़े हुए थे? आपके संरचनावाद से जुड़े हुए थे। देखो हम सभी क्वेश्चनों को कर चुके हैं पहले, तो यहाँ पर देखो आपको सीधा देखने को मिला है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान विभाग के रूप में किस विश्वविद्यालय में खोला गया? तो बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम। तो भारत में सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान विभाग है वो खोला गया था 1915 के अंदर। कब? 1915 के अंदर। ठीक है, 1915 मनोविज्ञान विभाग की बात करें तो 1915 के अंदर खोला गया था। कौन से विश्वविद्यालय में? आपके कलकत्ता विश्वविद्यालय में। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, बात है आधुनिक काल की बात करें, प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था, यानी आपकी प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1915 में। भारत के अंदर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना, मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना, प्रयोगशाला कब हुई थी? 1915 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों? 1915 के अंदर। कौन से विश्वविद्यालय में? कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर। ठीक है, और वही बात करें आपके 1916 में आपका प्रथम मनोवैज्ञानिक विभाग खुला। 1916 में आपके प्रथम मनोविज्ञान विभाग खुला। ठीक है, आप पूछे कि सीधा पूछ ले कि आपके प्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई। कब हुई आपकी? 1916 के अंदर। फिर आपको एक क्वेश्चन और आता है आपका 1938 वाला। 1938 में आपके भारत में आपके अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की स्थापना हुई, मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई। विभाग का प्रारंभ
ये तीनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं कि अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ कब हुआ आपके इंडिया के अंदर 1938 के अंदर। प्रथम मनोविज्ञान विभाग का बोलना आपका 1916 में, और प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला भारत में कब बनी 1915 के अंदर। कहाँ पर आपकी कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपकी कहाँ पर आपके वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण का वह अधिगम से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा B.F. स्किनर, जेम्स टेवर, या आपका E.L. थॉर्नडाइक या क्रो एंड क्रो। तो ये सभी परिभाषा, इन सभी की परिभाषा इंपॉर्टेंट होती लेकिन राइट आंसर हो जाएगा B.F. स्किनर। क्या हो जाएगा? B.F. स्किनर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका याद कर लेना। जेम्स ट्रेवर की बात करें, जेम्स ट्रेवर ने बोला था कि शिक्षा मनोविज्ञान उपयुक्त मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से साथ ही साथ शिक्षा की विषयों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध है। ये जेम्स ट्रेवर की परिभाषा पूछी जा चुकी है, आपको इसकी PDF डाली हुई है ग्रुप में, वहाँ पर देख सकते हो। इतनी बड़ी परिभाषा लिखेंगे तो यहाँ पर जगह नहीं बचेगी। वही बात करूँ मैं आपकी E.L. थॉर्नडाइक की परिभाषा भी आपको बार बार पूछने को मिलती है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित क्रो एंड क्रो E.L. थॉर्नडाइक ने परिभाषा नहीं दी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? B.F. स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? आपकी B.F. स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ये किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? ये देखो सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, ये किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? B.F. स्किनर ने, J.A. स्टीफन ने, W.B. कॉलसेगनी ने, या J.S. ब्लूम ने। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 2, J.F. स्टीफन ने। किसने कहा? आपके J.F. स्टीफन ने कहा ये परिभाषा। स्किनर की परिभाषा हमने अभी देखी पीछे। क्या देखी हमने? अभी पीछे वाली परिभाषा देखी थी ना। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। किसने कहा था? आपका B.F. स्किनर ने। और यहाँ पर अगले वाली परिभाषा पूछ ली आपकी J.A. स्टीफन की। ठीक है, कॉलसेनी की बात करें, कॉलसेनी की परिभाषा थी आपकी, बार बार पूछी जाती है, बता देता हूँ मैं। कॉलसेनी की परिभाषा थी आपकी जो शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा खोजों का शिक्षा प्रयोग है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा खोजों का शिक्षा में प्रयोग है। शिक्षा में प्रयोग है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपकी, याद कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? अनुप्रयुक्त भारत में बात करें तो भारत में कब हुई थी इसकी स्थापना? 1938 में। ठीक है, भारत में कब हुई थी इस विभाग की स्थापना? 1938 में। तो असामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर है। तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की कहाँ से पूछा? प्रकृति का पूछा। मैंने शुरू में बताया था, एक तो प्रकृति का, एक सिद्धांत का और एक परिभाषा। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। देखो, आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं आपके एग्जाम में। तो निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक उपयुक्त है। देखो, अनुपयुक्त मनोविज्ञान, जंतु मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। तो हमने अभी देखा था आपका अनुपयुक्त मनोविज्ञान। ठीक है, अप्लाइड मनोविज्ञान है। कैसा आपका? अप्लाइड मनोविज्ञान है। और भारत में बात करें तो 1938 में। इस मनोविज्ञान की भारत में शुरुआत कब हुई थी? 1938 के अंदर। 1938 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है, ये आपके सेकंड ग्रेड 2022 में आया था, ग्रुप 1 का क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड 2022 में ग्रुप 1 का क्वेश्चन है। समाज मनोविज्ञान की, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की, विकासात्मक मनोविज्ञान की या प्रायोगिक मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है? शिक्षा विज्ञान आपकी शाखा है आपकी व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। किसकी शाखा है? आपका व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा सही विकल्प नहीं है? कौन सा सही विकल्प नहीं है? यह हमारा क्वेश्चन आया होता आपका सेकंड ग्रेड 2022 ग्रुप 1 के अंदर। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि गुणात्मक और परिणात्मक दोनों है। ठीक है, या शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। देखो, आपके शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान नहीं है। ठीक है, बाकी आपका शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन विधि गुणात्मक परिणात्मक होती है, बिल्कुल राइट। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को, प्रतिभाशाली बालकों को, मानसिक रूप से मंद बालकों दोनों को समझने में सहायक है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या आपके जो प्रतिभाशाली बालकों को समझने के लिए, शिक्षक के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो मंद बुद्धि है, जो जड़ बुद्धि है, उन बालकों को भी आपको शिक्षा मनोविज्ञान से समझा जा सकता है। तो ये आपका बिल्कुल परिभाषा है।
शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान है, उसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या हो जाएगा, जो सही विकल्प है नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 कि शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? ये शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ठीक है, यह व्यक्ति के अनुभव का गठन करता है। देखो करता है, ये परिभाषा तो सभी है जो, लेकिन सबसे उपयुक्त बतानी है। आधार भी प्रदान करता है, व्यक्ति के अनुभव का गठन भी करता है, एक व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करने का एक विज्ञान, एक व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करने का विज्ञान ये सभी प्रकार के व्यक्तियों का कर सकता है। यह केवल व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? केवल देखो, केवल व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, एक व्यक्ति के दिमाग का विज्ञान नहीं है, ठीक है, व्यक्ति अनुभव का गठन, व्यक्ति अनुभव का गठन वगैरह नहीं करता है। तो ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। क्या करता है आपका? शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। सबसे उपयुक्त है कथन ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ यानी अंतर्दृष्टि, सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? आपकी कॉलर। देखो दिगंबी में साथ साथ बता देता हूँ, ऐसे शब्द आ जाए ना तो साथ साथ लिख लेना। सूझ का सिद्धांत कॉलर ने दिया था, आगे वाले टेस्ट में आएगा आपके अधिगम। और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है कैसे भाई? तो शिक्षा मनोविज्ञान है, नियामक नहीं होता है, नहीं होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। शिक्षा मनोविज्ञान कैसा नहीं होता आपका? नियामक नहीं होता है, ठीक है। ये तो आपका पहले छोटी गलत कर दो, देखते ही ऑप्शन में देखते ही आपको गलत कर देना है। धनात्मक नहीं होता आपका, विकासशील विज्ञान होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 का आंसर? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान के विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है, कौन सी नहीं है भाई आपकी? ये आपके सेकंड ग्रेड 2022 में ग्रुप डी। तो हर देखो हर पेपर में पूछा है, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में, ठीक है, एक एक सब में पूछा, वो भी प्रकृति से संबंधित है। तो आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है, की जा सकती है, यह तो संबंधित है। ये सिद्धांतों नियमों का परिवर्तन संभव नहीं है, तो परिवर्तन संभव है, परिवर्तन संभव है। तो ऐसा तय कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। इसमें सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखा आपने, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ग्रुप ए के अंदर सेकंड ग्रेड की बात करूँ 2022 में, ग्रुप ए में 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ग्रुप बी में 1 आया, ग्रुप सी में 1 आया, ग्रुप डी में 1 आया, ठीक है। इसके अलावा एक ग्रुप जी और आता, वो और देख लो। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या विषय केंद्रित। तो किससे केंद्रित बना गया आपका? बाल केंद्रित। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके 2018 में आता, सेकंड ग्रेड 2018 G2 यानी दूसरे ग्रुप के अंदर आया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये व्यवहारपरक विज्ञान है, बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान वो किस आपका? व्यवहारपरक विज्ञान है, बिल्कुल राइट। ये सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल सामाजिक विज्ञान है। ये एक धनात्मक विज्ञान है, बिल्कुल है। देखो मानकीय विज्ञान नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपका नियामक नहीं है, नियामक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। देखो अधिगमकर्ता से संबंधित है, अधिगम की प्रक्रिया से भी संबंधित है, अधिगम की संस्थितियों से संबंधित है। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान आपके अधिगमकर्ता से संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से भी संबंधित है, अधिगम संस्थितियों से संबंधित है और देखिए सभी विकल्प से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध आपके शिक्षक से भी है, शिक्षण से भी है, विद्यार्थी से भी है और कक्षा के वातावरण से भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर 4। ऐसे आप पूछा कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, तो अपने अध्यापक यानी गुरुजी से भी है, शिक्षण यानी जो आपके पढ़ रहे हैं उससे भी है, कक्षा का वातावरण कैसा है वहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध होता है, विद्यार्थी से भी शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्यों है भाई शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक? तो ये देखो, यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, नहीं, यह केवल विज्ञान का अध्ययन नहीं करता है, केवल विज्ञान का अध्ययन नहीं करता है, सभी चीज़ों का करता है।
शिक्षा मनोविज्ञान के केवल सूचनाओं का आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करता है। केवल सूचनाओं के आधार पर, देखो केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण नहीं करता। प्रकृति भी जानता है, उनकी विशेषताओं के बारे में जानता है, उसके आधार सिद्धांत का निर्माण करता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल राइट। तो शैक्षिक वातावरण में जो अध्ययन करता है यानी बालक है के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए क्या आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है कि वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययनकर्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, देखो शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है कौन सी, एक तो नियामक नहीं है। कैसे नहीं है आपकी, नियामक नहीं है, मानक नहीं है आपकी, मानकीय नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है बालक का व्यवस्थित अध्ययन है। नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है आपका। शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान नियमों व सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। बालक की शैक्षिक वृद्धि एवं विकास का अध्ययन भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित है। देखो शिक्षा मनोविज्ञान में कौन कौन से सम्मिलित है, कौन से तो विद्यार्थी अपना सम्मिलित होता है हमेशा। ठीक है, शिक्षक भी सम्मिलित होता है, अधिगम की प्रक्रिया क्या है वो भी आपकी सम्मिलित होती है। ठीक है, तीनों सम्मिलित होते हैं किसमें, आपके शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर। किसमें, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की। तो 27 देखिए क्या आपका, सबसे पहले इसको ये देखो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ये देखो आपका ग्रेड सेकंड 2022 संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया है, यानी संस्कृत विभाग का क्वेश्चन है आपका, संस्कृत विभाग का। तो देखो शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ प्रयोग करता है। ठीक है, इसके साथ करता है आपका व्यवहार के साथ प्रयोग करता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान बालक की वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अधिगम और अनुभव का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक अध्ययनों का अध्ययन करता है। कैसा, मनोवैज्ञानिक अध्ययन में ये सभी आ जाएंगे आपकी। ठीक है, वृद्धि विकास आ जाएगा, व्यवहार भी आ जाएगा, अनुभव भी आ जाएंगे, किसमें, आपके मनोवैज्ञानिक आयामों में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता देता है। पहला दे रखा आपका ए, स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए। ठीक है, दूसरा दे रखा हमें बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। बिल्कुल, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 दिया हुआ था आपका, एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य करता है। एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य करता है, कौन सा कार्य करता है, विद्यार्थी के व्यवहार को केंद्र में रखकर सिर्फ कक्षा कक्ष में, देखो विद्यार्थी को ध्यान में रखकर केवल कक्षा कक्ष में नहीं करता। ठीक है, केवल विद्यार्थी को ध्यान में रखकर नहीं करता। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से, बच्चों के समूह में, माता पिता के साथ और संगठनात्मक स्तर पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं कि 30। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है क्या, आपका बालकों और विद्यार्थियों को समझना। ठीक है, इसको बालकों और विद्यार्थियों को समझना। ठीक है, विज्ञान के नियमों कक्षा में अनुप्रयोग करना नहीं, विद्यालय की समस्याओं पर प्रभावी तरीके से समाधान करना नहीं, विषयों के बारे में स्वयं की गलत संपत्तियों को सुधारना नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या है, बालकों या विद्यार्थियों को समझना। सबसे बाल केंद्रित है, कैसा आपका बाल केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन आया हुआ आपका सेकंड ग्रेड जो आपके संस्कृत विभाग है 2022 के अंदर। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन का है आपका। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। ठीक है, बालकों की विकासात्मक विशेषताओं को समझना, बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। ठीक है, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। उपयुक्त में से निहितार्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है। देखो बालकों के विकासात्मक विशेषता को समझना, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, बालकों की क्या समझना, आपकी विकासात्मक विशेषताओं को समझना, बालकों की समय गत्यात्मकता को समझना, बिल्कुल ये भी है। शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना, ये भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए बी सी सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 32 की बात करते हैं। 32 क्या आपका, 32 आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोविज्ञान के महत्व में संदर्भ में सही नहीं है। जो आपके मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है, ये क्वेश्चन आया था आपका सेकंड ग्रेड 2022 में ग्रुप डी के अंदर। कब आया था, ग्रुप डी के अंदर सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर। ये शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। ठीक है, यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। कैसा आपका, समुचित व्यवहार परिवर्तन लाने में मदद करता है, ये भी सही है।
ये विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। नहीं, असफलताओं और कमजोरियों को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित नहीं करता आपका शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे। सेकंड ग्रेड 2024 संशोधित हुआ है 2024 में। देखो ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से नया पैटर्न है, नए क्वेश्चन दिए गए हैं सभी आपको इस बुकलेट के अंदर। समूह गतिकी को समझने में सहायक, समूह गतिकी को समझने में सहायक, ठीक है, पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक, बिल्कुल समूह गतिकी को समझने में सहायक है। कक्षा में शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक भी है, लेकिन विज्ञान की तरह अपने नियमों सिद्धांतों का उपयोग विषय निष्ठ ढंग से करने में सहायक नहीं। यह आपका गलत हो जाएगा, जो संबंधित नहीं है आपके मनोविज्ञान की विशेषता से, उपयोगिता से संबंधित नहीं है। विज्ञान की तरह अपने नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग विषय निष्ठ ढंग से करने की में सहायक नहीं है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। शिक्षा मनोविज्ञान का द्वारा विद्यार्थी जान पाता है, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा विद्यार्थी जान पाता है, किसको जान पाता है भाई? स्वयं का व्यक्तित्व जान पाता है, बिल्कुल राइट। स्वयं की शारीरिक मानसिक स्थिति जान पाता है, बिल्कुल राइट। प्रशिक्षण स्थानांतरण को जान पाता है, बिल्कुल राइट। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कलाम ने सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा था, सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज में, एक क्वेश्चन पूछा था कि स्वयं के व्यक्तित्व को जानना, स्वयं की शारीरिक मानसिक स्थिति को जानना, प्रशिक्षण स्थानांतरण को जानना, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यह आपके प्रेरणा के दूसरे टॉपिक आपका दिया हुआ, आपका प्रेरणा का क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, आपके शिक्षा मनोविज्ञान क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 34 क्वेश्चन दिए हुए थे इस बुकलेट में, 34 से 34 कंप्लीट हो चुके हैं। अभिप्रेरणा की बात करें, इसमें कितने प्रकार से आएंगे आपके? 4 टॉपिक आपके अभिप्रेरणा के। सामान्य परिचय से क्वेश्चन आते हैं आपके, अभिप्रेरणा चक्कर से क्वेश्चन पूछा जाता है, अभिप्रेरकों के वर्गीकरण से एक क्वेश्चन आता है आपका, अभिप्रेरणा के विविध सिद्धांतों से क्वेश्चन आता है। ठीक है, वैसे बात करें अभिप्रेरणा से आपकी रेट के अंदर बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं आपके? 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और इन पर डिपेंड होते हैं सामान्य परिचय, अभिप्रेरणा चक्कर, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण, अभिप्रेरणा के विविध सिद्धांत। तो दोस्तों शुरू करते हैं सभी प्रयोग से क्वेश्चन है, तो देख लेना आप सभी। पहला क्वेश्चन आपका, अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ मूलतः देश भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका संदर्भ है। तो यहाँ पर देखो अभिप्रेरणा का पूरा पूछ लिया। अभिप्रेरणा की बात करें, मोटिवेशन की बात करें, तो मोटिवेशन की बात करूँ मैं, सबसे पहले मूलतः लैटिन भाषा की मोटिवेशन बना है। ठीक है, बात यहाँ पर बता देता हूँ मैं, आपका जो मोटिवेशन है मूलतः कहाँ से बना आपका? मूलतः बना आपका लैटिन भाषा की, और लैटिन भाषा के शब्द है, कौन से शब्द से बना आपका? मोवियर। कौन से बना आपका? मोवियर से बना है। किससे बना आपका? मोवियर से। और जिसका अर्थ क्या होता है आपका? अर्थ होता है आपका क्रियाकलाप की गति से, क्रियाकलाप की गति, जिसका अर्थ होता है आपका क्रियाकलाप की गति। आप देख लो क्या हुआ। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ मूलतः है, शाब्दिक अर्थ मूलतः है लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन देखो कौन सी भाषा आपके? लैटिन भाषा के शब्द मोवियर से, कौन सा जगह? मोवियर से, और जिसका अर्थ क्या आपका? गति करना, यानी गति, मोवियर और लैटिन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से अभिप्रेरणा का कार्य कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा कार्य कौन सा नहीं है? यह आपका आया था सेकंड ग्रेड 2011 में, बाइकॉट। ठीक है, यह व्यवहार को निर्देशित करता है, यह व्यवहार को बनाए रखता है, यह विद्यार्थियों को सक्रिय रहता है, यह तर्क को बढ़ाता है। तो अभिप्रेरणा देखो तर्क को नहीं बढ़ाता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो बाइकआउट ये पेपर 2011, 2014, 2015 में काफी बार कैंसिल हुए थे और काफी बार दोबारा एग्जाम हुई थी। ठीक है, कोर्ट के द्वारा दोबारा एग्जाम करवाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके तर्क को बढ़ाता है, अभिप्रेरणा तर्क को नहीं बढ़ाता। यह अभिप्रेरणा का कार्य नहीं है। व्यवहार को निर्देशित करता है, व्यवहार को बनाए रखता है, विद्यार्थियों को सक्रिय करता है। क्या करता है? सक्रिय करता है, व्यवहार को बनाए रखता है और व्यवहार को निर्देशित करता है। ये विशेषता है, बार बार क्वेश्चन आता है, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसकी विशेषता नहीं है। यहाँ पर देखो दूसरा दे रखा हमें, ये 2013 का क्वेश्चन आया था। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, जितने भी 60-65 है पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो दृढ़ कथन दे रखा हमें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। ठीक है, शिक्षण अभिप्रेरणा है जो अभिप्रेरणा की आपकी आवश्यक है, बिल्कुल राइट, आवश्यक तो है। कारण दे रखा है, अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, बिल्कुल। तो अभिप्रेरणा क्या करती है? अभिप्राय को क्या करती है? स्पष्ट कर देती है। ठीक है, ये आपका स्पष्ट हो जाता है, जो लक्ष्य है वो स्पष्ट हो जाता है, और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर देखो ए और आर दोनों सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया आपका सेकंड ग्रेड 2013। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4,
ये देखो आपके अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है। सेकंड ग्रेड 2018 में संस्कृत एजुकेशन ग्रुप 2 का पेपर क्वेश्चन है आपका कि अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं है। तो यहाँ पर देखो अभिप्रेरणा के कार्य पूछे, यानी कार्य से क्वेश्चन है आपका। तो देखो यहाँ पर जीवन को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, तो यही नहीं है आपका, ठीक है। जीवन को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना ही नहीं है आपके अभिप्रेरणा कार्य। बाकी आपके जीवन के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना, ये है जीवन के व्यवहार को क्या करना, ऊर्जा प्रदान करना, ये भी आपका अभिप्रेरणा कार्य है। जीवन में व्यवहार को निर्देशित करना और नियंत्रित करना, ये भी है, निर्देशित करना व्यवहार को और नियंत्रित करना, ये भी अभिप्रेरणा कार्य है। जीवन की क्रिया को चयनित कर ध्येय की तरफ निर्देशित करना, ये भी है। तो कौन सा नहीं है आपके जीवन को क्रमहीन तरीके से, देखो क्रमहीन नहीं, क्रमहीन नहीं, क्रमित रूप से, क्रमित तरीके से आपको गतिमान करने में मदद करती है अभिप्रेरणा, ठीक है, लेकिन क्रमहीन रूप से नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक तथा आकर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, कौन से मनोवैज्ञानिक द्वारा यह कथन दिया गया था? मॉर्गन किंग्स, विज ऑफ स्कोबलर, बेरोन ब्रन और कैंटोविच, गुड या स्किनर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गुड की परिभाषा बार बार पूछी जाती है। गुड की परिभाषा आपकी क्या है? आपकी कार्य को आरंभ करने, कार्य को आरंभ करने, जारी करने, जारी रखने, ठीक है, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। वह नियमित करने की प्रक्रिया क्या आपकी अभिप्रेरणा है। क्या है दोस्तों? अभिप्रेरणा। स्किनर भी बार बार पूछी जाती है। अभिप्रेरणा अधिगम का स्रोत से राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का स्रोत से राजमार्ग है, किसी ने कि स्किनर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रेरक यानी मोटिव्स प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले हैं शेफर, गेट्स और अन्य, बिलियर व अन्य, मसल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेट्स और अन्य। क्या हो जाएगा? गेट्स और अन्य। तो यहाँ पर देखो ये दे रखा था आपका गेस्ट और अन्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा था आपका बिलियर वाला। तो बिलियर और जॉनसन है अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले आंतरिक शक्तियों और आवश्यकताओं वाले उसके वातावरण विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करता है। बिलियर की परिभाषा पूछी जा चुकी है, देख लेना, बड़ी परिभाषा एक। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां देखिए आपका, सातवां क्वेश्चन देखो, रीड लेवल 1 में आपका 2017 पूछा गया आपका निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि अभिप्रेरणा का? तो छात्र ए आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता नहीं, भावुक और अच्छा नहीं। छात्र बी देखो सक्रिय, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है। क्या करता है? उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है, कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। बिल्कुल राइट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और परिभाषा की बात करें कौन सा की परिभाषा लागू हो रही है आपकी? गुड की। तो गुड ने ये तो कहा था, गुड ने क्या कहा था आपके कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया ये अभिप्रेरणा है। तो यहाँ पर देखो छात्र बी क्या कर रहा है आपका? गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास करता है यानी जारी रखता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये परिभाषा थी आपकी गुड, यानी गुड को फॉलो कर रहा है आपका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो क्या आ रहा है आपका अभिप्रेरणा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? ये आपके सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। रीता ऊर्जित है, लक्ष्य को निर्धारित करती है, ये टेस्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में एक ग्रेड बना लेती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और परिभाषा आपकी गुड किसको फॉलो करता है? आपकी गुड को फॉलो करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 9, अभिप्रेरणा वर्णित है। ये आपके रीट 11 2015 का क्वेश्चन है। ज्ञानात्मक जागृति, भावात्मक जागृति और दोनों 1 और 2। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भावात्मक जागृति। भावात्मक जागृति की बात करें तो ये किसने कहा था? आपकी मैकडोनाल्ड।
अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति तथा पूर्व अपेक्षा अनुक्रिया को निर्धारित करती है। मैकडोनाल्ड की परिभाषा थी, ठीक है। और ड्रेवर ने कहा था आपके, ड्रेवर ने क्या बोला था आपका, भावात्मक क्रियात्मक कारक है। क्रियात्मक कारक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? अभिप्रेरणा के जो एक प्रक्रिया है उसके संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। रीट L1 2011 क्वेश्चन है। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, अभिप्रेरणा के ले जाता है, व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बिल्कुल राइट। अभी हमने देखा ना, गुड की परिभाषा देखी थी हमने, छात्र बी का देखा था उदाहरण, और आपका एक जो थी आपकी रिया थी, रीता थी, उसका उदाहरण देखा था। दूसरा क्वेश्चन, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता को संतुष्टि करता है, बिल्कुल करता है, शारीरिक आवश्यकता को क्या करता है, संतुष्टि करता है, ठीक है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। अभिप्रेरणा क्या करता है, आपकी मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। जैसे आपकी इच्छा है आपकी रीट में लगना, ठीक है, 3rd ग्रेड का शिक्षक बनना, तो मनोवैज्ञानिक आकांक्षा है ना, उसको सहायता करता है अभिप्रेरणा। और आपको गुड को फॉलो करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, दृढ़ परिश्रम से ही आप उस लक्ष्य को प्राप्त करते हो। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये गलत बात है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो उपयुक्त नहीं है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है। यह आपके रीट लेवल सेकंड में 2015 क्वेश्चन है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक कौन सा आपका, इसके बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान केंद्रित करता है, शीघ्र सीखता है या प्रसन्न रहता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शीघ्र सीखता है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है शीघ्र सीखने से, ठीक है, जल्दी सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर देखो अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है, ये मैं पूछा, यानी विशेषताओं से क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण विशेषताएं, लगभग 10 विशेषताएं, और उन 10 क्वेश्चनों को बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये एक मनोशारीरिक और अथवा आंतरिक अवस्था है। ये एक आंतरिक व वास्तविक होती है, आंतरिक और वास्तविक होती है, ठीक है। ये एक अनुमानित प्रक्रिया, देखो अनुमानित नहीं है, ये किसी भी आवश्यकता के कारण उत्पन्न हो सकती होती है, नहीं। तो ये एक कैसी आपकी आंतरिक व वास्तविक होती है, कैसी होती है आपकी आंतरिक और वास्तविक होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर पूछा था विशेषता नहीं है, तो आंतरिक और वास्तविक नहीं होती है आपकी, ठीक है। बाकी अनुमानित, अच्छा मैंने क्रॉस लगा दिया था, अनुमानित होती है, ठीक है, और आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है, किसी भी आवश्यकता के कारण क्या होती है आपकी, उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये मनो शारीरिक और आंतरिक अवस्था भी है, ठीक है। ये तो विशेषता है 3 तो, लेकिन दूसरी नहीं है इनकी विशेषता, दूसरी इनकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 देखिए आपका अभिप्रेरणा और समस्या समाधान है। ये रीट लेवल सेकंड आपका 16 अक्टूबर को होता है, 2021 का क्वेश्चन है आपका। सकारात्मक सहसंबंध, नकारात्मक सहसंबंध, कोई सहसंबंध नहीं, या इनमें से कौन नहीं? 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सकारात्मक सहसंबंध। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 देखिए आपका निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम? पहला दे रखा आपका, पहला देखो क्या दे रखा है हमें, कर्षणा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। तो ये तो आपका अभिप्रेरणा का है, अभिप्रेरणा का अध्ययन है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया। ये आपका गलत हो जाएगा, इसका परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, 14 का राइट आंसर क्या जगह पर, ऑप्शन नंबर 2। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ की। यह हो सकता है अभिप्रेरणा का उदाहरण है, परिणाम है। राम ने तेजी से आधुनिक व प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने की प्रगति, ये भी आपकी अभिप्रेरणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका अभिप्रेरणा से का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित रूप से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपके रीट लेवल 2 2011 का क्वेश्चन है। रीट लेवल 2 2011 क्वेश्चन है, और ये आपके अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। देखो आवश्यकता है, वो आवश्यकता वंचना है, वो शारीरिक अवस्था नहीं है वंचना की। तो देखो शारीरिक अवस्था है, तो पहला कौन सा हो जाएगा आपका, पहला ये संगत हो जाएगा। बाकी देखो अंतर्नोद है, आवश्यकता मनोवैज्ञानिक परिणाम है, बिल्कुल राइट। आवश्यकता व अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, बिल्कुल राइट, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों आंतरिक जैविक बल देती है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? जो अभिप्रेरणा और एवं मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा का इंग्लिश में मोटिवेशन पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? सेकंड ग्रेड 2011 क्वेश्चन है। आवश्यकता का पड़ता है, ठीक है, ठीक है, आवश्यकता का पड़ता है, वातावरण का पड़ता है, जन्मजात भी पड़ता है, ठीक है, भौतिक संरचना का नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 देखिए निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? ये आपके सेकंड ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है। आवश्यकता, दबाव, प्रदर्शन, ड्राइव। देखो आवश्यकता है,
ठीक है। 17 देखो आवश्यकता है, ड्राइव भी है, प्रोत्साहन भी है, लेकिन दबाव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। 18 देखिए आपका, कौन सा विप्रेरणा का घटक नहीं है? तो आवश्यकता है आपका, अंतर्नोद भी है आपका, प्रोत्साहन भी है, लेकिन रटन स्मृति नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2016 तक फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। ये देखो, विप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति की जाती है? प्रोत्साहन, प्रणोदन, प्रेरक की आवश्यकता है, चक्कर चलता है आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बात करें 19 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 1 प्रोत्साहन, पुनः स्थिति प्राप्त होती है प्रोत्साहन। देखो, आवश्यकता शुरू होती है आपकी, आवश्यकता, प्रेरक, प्रणोद, फिर प्रोत्साहन। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है किससे होता है आपका? आवश्यकताओं से। किससे होता है आपका? आवश्यकताओं से। अभी मैंने बताया, अभिप्रेरकों से, उद्दीपकों से, चालकों नहीं, आवश्यकताओं से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है, यानी घटक नहीं है? दो आवश्यकता है, ठीक है, अंतर्नोद भी है, ठीक है। आप देखो पहला और चौथे में, देखो पहला चौथे में देखो आपकी अभिप्रेरक है जो आवश्यकता को बढ़ाता है, ठीक है, तो उपलब्धि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से आप कौन से अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है? निम्न में से कौन से अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है? आवश्यकता है, अंतर्नोद है, ठीक है, उद्दीपन भी है, लेकिन उपलब्धि नहीं है। तो 22 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण आवश्यकता है। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण क्या आपके? आवश्यकता है, ठीक है, पहला चरण आपका आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो रीट लेवल 2 आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण आवश्यकता है। ये एक गोला है आपका, इसको याद कर लेना पूरा। आवश्यकता से स्टार्ट होता है, आवश्यकता, प्रणोद, विचार, प्रोत्साहन, चालना या अंतर्नोद से, अभिप्राय उस शक्ति से जो प्राणी को क्रिया करने के लिए तैयार करती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? ई पील, आर एस वुडवर्थ, ब्लेयर, जोन्स, सिम्पसन, या इनमें से कोई नहीं? तो ये दिया गया था आर एस वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या आपका? आवश्यकता जन्म देती है। आवश्यकता किसको जन्म देती है भैया? आवश्यकता उद्दीपन को, अभिप्रेरणा को, अनुक्रिया को, या अंतर्नोद को। मैंने क्या बोला? पहले चोट आवश्यकता, फिर आपका अंतर्नोद, ठीक है, चालक। ऑप्शन नंबर 2 4 राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्नोद, ड्राइव। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अभिप्रेरणा चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। सेकंड देखो, रीट लेवल 2 शिफ्ट 1 24/7/2022 का क्वेश्चन है आपका। तो पहले आएगा आपका आवश्यकता, फिर क्या आएगा? अंतर्नोद, फिर क्या आएगा? वो प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सत्य कथन याद कीजिए। सत्य कथन पूछा है हमें, तो सत्य कथन पूछा है, तो देखते हैं क्या पूछा है, क्या दे रखे हमें। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसमें, ठीक है। आवश्यकता प्राणियों के भीतर का तनाव है एवं कुछ उद्दीपनों या लक्ष्यों के संबंध में प्राणी के क्षेत्र में व्यवस्थित करने में प्रवृत्ति करती है, जो उनकी प्राप्ति की ओर निश्चित क्रिया को उत्तेजित करता है, ठीक है, निश्चित क्रिया को उत्तेजित करता है। बिल्कुल सही है। अंतर्नोद आदि शक्ति का मूल है जो मानव प्राणी को क्रियाशील बनाता है। क्या बनाता है? मानव प्राणी को क्रियाशील बनाता है, ये भी सही है। उद्दीपन व्यवहार को उदासीन करता है, कायम रखता है और निर्देशित करता है, ये भी सही है। उपरोक्त में सभी सत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 कथन मनोवैज्ञानिक बात करें, परिभाषाएं हैं आपकी, सभी परिभाषाएं हैं यहाँ पर दी हुई। तो देखो यहाँ पर बात करें, जो कथन 1 है, और ये तो किसके द्वारा दी गई आपकी? बोरिंग द्वारा। बोरिंग की परिभाषा है, देखो परिभाषा का क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। और 3 भी किसकी आपकी? 3 भी आपकी है लैंगफील्ड की। किसकी आपकी? लैंगफील्ड की परिभाषा है। और आपका ये आपकी किसकी परिभाषा? आपका डेसियल की परिभाषा है, ठीक है, यानी वैज्ञानिकों की परिभाषा है और पूछा यहाँ पर सत्य कथन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। निम्न में से मैस्लो द्वारा वर्गीकृत प्रेरक नहीं है। मैस्लो द्वारा वर्गीकृत प्रेरक नहीं है। बात करते हैं तो मैस्लो ने कितने वर्गीकरण बांटा था? सबसे पहले 2 में बांटा था। किसी में? 2 में। कौन कौन से आपके? जैविक और वह अर्जित। दूसरा कौन सा था आपका? अर्जित, ठीक है। फिर अर्जित को 2 भागों में बांटा। 2 भागों कौन से में आपके? व्यक्तिगत, और दूसरा कौन सा था आपका? सामाजिक। तो अब देखो कौन सा नहीं है आपका? तो जैविक है आपका, सामाजिक है, व्यक्तिगत है, स्वाभाविक नहीं है। कौन सा नहीं है आपके? स्वाभाविक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वाभाविक किसका वर्गीकरण? आपके थॉमसन का, थॉमसन के अनुसार, ठीक है। अभिप्रेरणाओं का थॉमसन ने बांटा था आपके स्वाभाविक। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर।
नेक्स्ट देखो बात करते हैं 29। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन बताना है। देखो, जैविक अभिप्रेरकों को संचालन मुख्यतः शरीर के क्रियात्मक तंत्र पर निर्भर करता है। बिल्कुल राइट। मनोसामाजिक अभिप्रेरक प्राथमिक रूप से विभिन्न प्रावणीय कारकों के साथ व्यक्ति की अंतःक्रिया द्वारा सीखे गए होते हैं। बिल्कुल राइट। दोनों प्रकार के अभिप्रेरण परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल राइट। कोई अभिप्रेरक या तो पूर्णतः जैविक हो सकता है या मनोसामाजिक हो सकता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असंगत है। ऑप्शन नंबर 4 की परिभाषा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? यह आया था ग्रेड सेकेंड 2018 में संस्कृत एजुकेशन ग्रुप ए का क्वेश्चन है। देखो, आपका जन्मजात आपका भूख अंतर जन्मजात है आपका, ठीक है। प्यास भी जन्मजात है, निद्रा भी आपकी जन्मजात है, आकांक्षा नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। समान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में किस श्रेणी में आते हैं? व्यक्तिगत, सामाजिक, शरीर कार्य की या राजनीति? तो ये सामाजिक क्रिया में आती है। कौन से में आपकी सामाजिक? समान और प्रतिष्ठा व्यक्ति को किसमें चाहिए? समाज के अंदर चाहिए। किसके अंदर चाहिए? समाज के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सेकंड ग्रेड 2018 का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? निम्न से कौन सा उदाहरण आपके अर्जित प्रेरक का है? तो यहाँ पर देखो, भूख नहीं है आपका, और एक आपका कौन सा नहीं है? विश्राम नहीं है। लेकिन देखो, पुरस्कार है आपका, रुचि है। ये दोनों किससे? आपके अर्जित प्रेरक से। पुरस्कार किसी, जैसे आपको दौड़ में भाग लेना, और रुचि भी यदि मान लो किसी खेल में रुचि है तो वो पुरस्कार लिए अर्जित प्रेरक हो सकता है कि उस इनाम को, जैसे मुझे गोल्ड लेना है, कांस्य पदक लेना है, तो रुचि भी उस पर किस में आ जाएगी? आपकी अर्जित प्रेरक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। रीड लेवल 1 2015 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे से ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? उपलब्धि प्रेरणा, संबंध प्रेरणा, सत्ता प्रेरणा, आक्रमणशील का अभिप्रेरण। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर 1, उपलब्धि प्रेरणा। नेक्स्ट बात करते थे क्वेश्चन नंबर 34। चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में परिपूर्णता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है। प्रत्याशा क्या कहलाती है? बुद्धि, अधिगम, उपलब्धि प्रेरणा या समायोजन? तो कहलाती है आपकी उपलब्धि प्रेरणा। क्या कहलाती है? आपकी उपलब्धि प्रेरणा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि प्रेरणा को दर्शाता है? कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि प्रेरणा को दर्शाता है? ग्रेड सेकंड 2022 ग्रुप ए, यानी नवीनतम क्वेश्चन दिए गए हैं वर्तमान में। कक्षा नायक बनने और लोकप्रिय बनने होने का प्रयत्न करना, अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने निष्पादन स्तर में सुधार करने के लिए कठोर प्रयत्न करना व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि प्रेरणा को दर्शाता है। 36 देखिए आपका, यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है, उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है? यह भी आपके ग्रेड सेकंड 2022 का संस्कृत एजुकेशन का है। उपलब्धि प्रेरणा, शक्ति प्रेरणा, कायरता अभिप्रेरणा, संबंध बनाने की अभिप्रेरणा। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उपलब्धि अभिप्रेरणा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं 37। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता या उपलब्धि? तो उपलब्धि। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 में। 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? उपलब्धि, भूख, प्यास और नींद। दैहिक नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? आपका उपलब्धि नहीं है। बाकी देखो, आपकी भूख भी और नींद और प्यास है, सारे सारे कैसे आपके जन्मजात यानी दैहिक होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि प्रेरणा का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड आशुबोल द्वारा प्रतिष्ठित किया गया? निम्नलिखित कौन सा उपलब्धि प्रेरणा का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड आशुबोल द्वारा प्रतिष्ठित किया गया? ग्रेड सेकंड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है संस्कृत एजुकेशन में। संज्ञानात्मक आग्रह, आत्मसंवर्धन, संबंधन, प्यार और अपनापन। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, प्यार और अपनापन। कौन सा नहीं है आपका? प्यार और अपनापन, ठीक है, घटक नहीं है। नेक्स्ट है 40। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा एक शुरुआत अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत या अंत, उपरोक्त में से कौन नहीं? 40 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, अपने आप में एक अंत।
ठीक है, 2017 में पूछा गया आपके रीट L1 में 2017 में। इकतालीस देखिए, बाह्य विपणन में समावेशित किया जाएगा। यह आपके आया था R8 जो रीट है लेवल 2 सेकंड 2011 क्वेश्चन। पहले R8 हुआ करता था, तो वहाँ पर देखो कौन सा जगह यहाँ पर आपका प्रशंसा एवं दोषारोपण, ठीक है, अभी बाह्य विपणन में समावेश है। ये भी है आपका, प्रतिद्वंद्विता भी है आपका, ठीक है, पुरस्कार एवं दंड भी सम्मिलित है, परिणाम का ज्ञान भी सम्मिलित है, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 देखिए आपका, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। ये रीट आपके जो R8 2012 में आया था L2 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन में सहमत होना चाहिए। कौन से कथन में सहमत होना चाहिए। आंतरिक विप्रेरणा तब होती है जब अध्ययनकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य प्रेरणा तब होती है जब अध्ययनकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 में। 43 देखिए आपका, 43 की बात करें हम, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक विपणन को दर्शाता है। उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक विपणन को दर्शाता है। ये आपके रीट L1 23/7/2022 में हुआ था, उसका क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, देखो, वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है, जिससे वो अपने माता पिता को से उपहार प्राप्त करता है। नहीं, आंतरिक विपणन का नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, देखो, उपहार प्राप्त कर सके, बाह्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, बाह्य हो जाएगा। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है, क्योंकि गृह कार्य समाप्त करने में वह टीवी देख सकेगी। तो ये भी आपका कौन सा है, बाह्य विपणन मिला, क्योंकि उसको गृह कार्य करने के बाद में क्या करना है, टीवी देखना है। इल्ला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है, क्योंकि गृह कार्य समाप्त करने के विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना है। तो ये उसका बाह्य विपणन है, क्योंकि उसने टारगेट कर रखा है कि मैं जिला स्तर पर अपने विद्यालय का नाम रोशन करूंगी। मेघा अपने परियोजना का कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है, क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये आपकी आंतरिक विपणन है, क्योंकि वो रुचि लगा रही है कि नई जानकारी क्या प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे देखिए आपका, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए करना क्या दर्शाता है। रीड L1 आपके 2022 का क्वेश्चन आपका क्या क्या दर्शाता है भाई आपका, उनकी बाहरी प्रेरणा कम करता है, नहीं, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता नहीं, बच्चों के लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बच गया आपका चौथा ऑप्शन, कि बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 45 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा बाह्य विप्रेरण का उदाहरण है। निम्न से कौन सा बाह्य विप्रेरण का उदाहरण है। ये आपके रीट L2 शिफ्ट 1 24/7/2022 को आया था ये क्वेश्चन आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर या पुरस्कार। तो 45 में राइट आंसर हो जाएगा पुरस्कार, जो बाह्य विप्रेरण है। जैसे हम दौड़ करने के लिए क्या करते हैं, पुरस्कार कहते हैं, अपने जिले का नाम राजस्थान में रोशन करने के लिए हम, तो वो भी कौन सा आपका बाह्य विप्रेरण। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है, आंतरिक, बाह्य, स्वार्थी और बाहरी। तो 46 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आंतरिक। बात करते हैं 47, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है, क्योंकि वह ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। सर्वोत्तम उदाहरण है, सर्वोत्तम उदाहरण क्या आपका, केवल आंतरिक विप्रेरणा का, केवल बाह्य विप्रेरणा का, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की विप्रेरणा का, न तो आंतरिक और नहीं बाह्य। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल आंतरिक विप्रेरणा का। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेड सेकंड 2018 ग्रुप 1 का पेपर है का क्वेश्चन आपका, रोशन बाहुबली नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है, क्योंकि वह ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। ये सर्वोत्तम उदाहरण है केवल आंतरिक विप्रेरणा का। निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है। तो आवश्यकता, अभिवर्ती, लक्ष्य या पुनर्बलन। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा पुनर्बलन है, आंतरिक नहीं है, बल्कि आवश्यकता, अभिवर्ती और लक्ष्य कैसे आपके आंतरिक है। ये ग्रेड सेकंड 2022 ग्रुप बी का क्वेश्चन है। 59 देखिए, 49 देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है। तो आपके ग्रेड सेकंड 2013 क्वेश्चन है, कविता पाठ, गणित के प्रश्न हल करना, दौड़ में भाग लेना बाह्य प्रेरक है, चित्र बनाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दौड़ में भाग लेना। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैल्सी। चित्र बनाना आंतरिक कारक है, यानी उसकी रुचि है चित्र बनाना, गणित के प्रश्न में रुचि है, कविता पाठ करना में उसकी रुचि है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य प्रेरणा। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है, रीट L2 2015। प्रबल,
प्रेरक, उद्दीपक या प्रलोभन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 50 का ऑप्शन नंबर 2 प्रेरक। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाओं या घटनाओं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। रीट L1 2017 क्वेश्चन है आपका। मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक या सामाजिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक जो उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्रों के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक जो योजनाएं या घटनाएं जो छात्रों के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करता है। व्यवहार। 52 देखिए, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले। मूल प्रवृत्ति जो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी आपकी, किसने बताई थी। मैकडूगल। 14 मूल प्रवृत्तियां किसने बताई थी आपकी, बताओ भाई। मैकडूगल, थॉर्नडाइक, सैनमन या एडलर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मैकडूगल। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था। ये आपका सेकंड ग्रेड 2016 क्वेश्चन है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत वाटसन ने दिया था, मैकक्लेलैंड ने दिया था, फ्राइडन ने दिया था, यूंग ने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मैकक्लेलैंड ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था। 54 की बात करता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति और संवेग के अनुरूप सही नहीं है, जैसा कि मैकडूगल में उल्लेख है। ये ग्रेड सेकंड 2018 संस्कृत एजुकेशन ग्रुप ए का क्वेश्चन है। वियुत्सुकता बे ठीक है, यही नहीं है आपका। निवर्ती गणना है, संतान कामना आपका वात्सल्य है, शरणागति आपकी करुणा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वियुत्सुकता आपका क्रोध से है। ठीक है, क्रोध। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 55। प्रेरणा प्रबलन हार सिद्धांत के प्रदाता है। जो आपके प्रेरणा प्रबलन हार सिद्धांत के प्रदाता कौन है आपकी। ये ग्रेड सेकंड 2018 ग्रुप 2 का क्वेश्चन है। हल। तो प्रेरणा प्रबलन हार सिद्धांत किसने दिया था आपके, हल ने दिया था। कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है। कौन सा भैया आपका गुणारोपण सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत, लक्ष्य निर्धारित सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन सिद्धांतों की प्रतिपादक वगैरह सब याद करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो आपके कलाम का जो टेस्ट है जो होगा ना, उसमें साइकोलॉजी उसमें व्याख्या करेंगे, इनकी सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसकी व्याख्या करेंगे साथ साथ। ठीक है, जो भी 10-20 क्वेश्चन आएंगे आपके उसमें। ऑप्शन नंबर 4 ये आपके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। विद्यार्थियों के निष्पादन और सकारात्मक प्रक्रिया देखकर और उसे गर्वित अनुभव कराकर मैस्लो की आवश्यकता। देखो मैस्लो है, मैस्लो का सिद्धांत कौन सा, आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक के निम्न से विद्यार्थी किस आवश्यकता को संतुष्टि कर रहा है आपका। अकेलेपन, अपनेपन की आवश्यकता को, सुरक्षा की आवश्यकता को, आत्मसम्मान की आवश्यकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आत्मसम्मान की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 3 2022 का क्वेश्चन है ग्रुप ए का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। ए मैस्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए। इनमें से कौन सा वर्ग मैस्लो द्वारा नहीं दिया गया। कौन सा वर्ग मैस्लो द्वारा नहीं दिया गया, ये पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपलब्धि आवश्यकता नहीं दिया गया। जो आत्मीयता या आत्मबोध की आवश्यकता है आपका, समानता व प्यार की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, जो 5 बताई थी आपकी। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सी है 5वीं में, देखो ऊपर आपकी आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि, सम्मान, फिर उसके नीचे आपकी आत्मीयता, उसके नीचे आपकी सुरक्षा, फिर आपके शरीर क्रियात्मक आवश्यकता। तो ये 5 आवश्यकताएं जो आपकी किसने दी थी, आपकी मैस्लो द्वारा दी गई थी, मानवतावादी वैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपलब्धि प्रेरणा नहीं है। निम्न में से मैकडूगल द्वारा वर्णित मूल प्रवृत्ति है। मैकडूगल ने कुल कितने मूल प्रवृत्तियां दी थी आपकी, 14 दी थी। तो कौन सी आपकी जिज्ञासा, गौरव, पलायन या उपरोक्त सभी। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। अंतर्निहित सिद्धांत किसने दिया था आपकी, अंतर्निहित सिद्धांत किसने दिया था भाई 60 में। तो अंतर्निहित सिद्धांत दिया था आपकी हल ने। आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था, आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत मोर्गन ने दिया, किसने दिया था, हार्लो ने दिया था। होलो आ सकता है या हार्लो। तो आपका संगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत आपके मैकक्लेलैंड ने दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपके फ्राइडन ने दिया था। देखो मैंने बात बताया था इन सिद्धांतों के नाम, तो आगे क्वेश्चन आ गया इसलिए मैंने उनको 7 नाम नहीं बताया आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। मैस्लो द्वारा वर्णित आवश्यकता सोपान का सर्वोच्च चरण कौन सा, यानी 5वां चरण कौन सा आपका, कौन सा भाई आपका, सुरक्षा, शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता तो आपका पहला है। ठीक है, सुरक्षा की आवश्यकता कौन सा आपका दूसरा है। ठीक है, आत्म साक्षात्कार कौन सा आपका तीसरा है।
आत्मसम्मान कौन सा आपका? चौथा है, ठीक है, चौथा। फिर 5वां आत्मा सिद्धि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 का? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आत्म साक्षात्कार। या तीसरा तो आत्म, यह आपका लास्ट है 5वां, ठीक है, आत्म साक्षात्कार यानी आत्म सिद्धि। ये 5 नंबर पर। तीसरा कौन सा रह गया आपका? आत्मीयता रह गया, आत्मीयता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 का। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं 62। निम्न में से कौन सा मनुष्यों की आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? 2021 में आता है रीट 11 में। देह की आवश्यकता, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, संदेह एवं समता, आत्मसिद्धि। तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, ठीक है। देह के यानी शरीर की आवश्यकता तो पहला है। फिर आपका सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक है, आत्मीयता, स्नेह प्रेम की आवश्यकता, फिर 5वीं आपकी आत्मसिद्धि, फिर एक और जगह समान बीच में। ये थे आपके कंप्लीट क्वेश्चन। ये कंप्लीट क्वेश्चन थे आपके विगत वर्षों के पूछे गए यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे आपके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ईयर के प्रश्न थे। कंप्लीट प्रश्न हमने कर लिए जो आपके 2011 से लेकर 2025 तक पूछे गए। 2025 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए आपकी संस्कृत एग्जाम लो चाहे 2024 वाली, उसके क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट आपके आ चुके हैं, ठीक है। इन दोनों टॉपिक के कौन से आपकी? शिक्षा मनोविज्ञान और प्रेरणा, ठीक है दोस्तों। अब आपके 2 टॉपिक रहे, एक तो अधिगम की कठिनाई, अधिगम की कठिनाई के क्वेश्चन आएंगे आपके कल, अधिगम की कठिनाई, और आपके एक बाल विकास। तो इनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको शाम को क्लास मिल जाएगी 1 घंटे की, ठीक है। उसमें क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15-15, 30 क्वेश्चन होंगे, नवीनतम क्वेश्चन की बात करें तो वो मिल जाएगी आपको। तो यही थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और क्लास कैसी लगी और कमेंट में बताना। और साथ साथ जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके लिए बात करें हम, जो आपका टेस्ट होगा ना रीट का, कल रीट का टेस्ट होगा, उसको और भी अच्छे से एनालिसिस करेंगे साइकोलॉजी क्वेश्चन को, क्योंकि नवीनतम क्वेश्चन बनेंगे सभी अलग प्रकार के। ये तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, फैक्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसलिए, और जो कलाम बनाएगा ना कल, तो इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को यानी चारों ऑप्शनों को एक साथ देगा, तो चारों ऑप्शनों को हम कल टेस्ट के साथ और समझ लेंगे, यानी अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना, और इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।